नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। क्वांटम कम्युनिकेशन के लिए क्वांटम सैटेलाइट लॉन्च करेगा भारत। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत किया जाएगा लॉन्च। क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों पर आधारित होती है यह तकनीक। चीन बना दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदाता। द्विपक्षीय बाह्य कर्ज का 26% हिस्से पर है चीन का अधिकार। किसी देश का विदेशी सरकारों के प्रति उधार होता है द्विपक्षीय बाह्य कर्ज। और स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स हुआ जारी। इंटरनेट स्पीड के मामले में 25वें नंबर पर है भारत। अमेरिका स्थित संस्था ऊकला द्वारा किया जाता है जारी। आइए शुरू करें। भारत क्वांटम कम्युनिकेशन के लिए 2 से 3 साल में एक क्वांटम सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना बना रहा है। इसे नेशनल क्वांटम मिशन के तहत लॉन्च किया जाएगा। क्वांटम सैटेलाइट क्वांटम टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। इसका इस्तेमाल क्वांटम संचार के लिए किया जाता है। यह संचार क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों पर आधारित होता है और यह पारंपरिक एन्क्रिप्शन सिस्टम से ज्यादा सुरक्षित होता है। यह अपने सिग्नल्स को सुरक्षित करने के लिए क्वांटम फिजिक्स का इस्तेमाल करता है। क्वांटम उपग्रहों के जरिए जमीन पर उपलब्ध दूरी से कहीं ज्यादा लंबी दूरी पर संचार स्थापित किया जा सकता है। वैसे संचार का मतलब बहुत ब्रॉड होता है, पर एक लाइन में अगर इसका मतलब समझें तो यह सिग्नल भेजने और प्राप्त करने वाली टेक्नोलॉजी से संबंधित होता है। इन तकनीकों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है सुरक्षा। सुरक्षा मतलब नेटवर्क के जरिए बड़ी दूरी पर प्रसारित किए जा रहे मैसेजेस को इंटरसेप्ट करने से बचा लेना। क्वांटम तकनीक को सुरक्षा के लिहाज से बहुत अहम माना जाता है। आइए अब जानते हैं इस तकनीक में मैसेज कैसे सुरक्षित किए जाते हैं। मान लीजिए कि कुछ लोग ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे हैं। उनमें से फील्डिंग कर रहे 2 लोग ग्राउंड के अलग अलग छोर पर खड़े हैं और एक दूसरे से कुछ बात करना चाहते हैं। सबसे आसान तरीका तो यह है कि वे चिल्लाकर बोलें या फिर अपने हाथ से इशारा करें, मगर यहाँ एक खतरा है। एक तीसरा इंसान भी उसी ग्राउंड के बीच में खड़ा है और बातचीत को सुनने की कोशिश कर रहा है। अगर पहले वाले दोनों लोग चिल्ला रहे हैं या हाथ के इशारे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बाकी लोग भी उनके मैसेजेस को समझने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर वे व्हाट्सएप के जरिए बातचीत कर लें तो ऐसा नहीं होगा। तब उनके बीच की बातचीत सुरक्षित हो जाएगी। ऐसा इसीलिए क्योंकि व्हाट्सएप पे मैसेज एन्क्रिप्टेड है। एन्क्रिप्शन का मतलब है कि मैसेज को प्रसारित करने से पहले उसे एक सीक्रेट कोड में बदल दिया जाता है। जब रिसीवर इस मैसेज को प्राप्त करता है तो वो मैसेज को डिक्रिप्ट कर देता है। बीच में कोई भी इस तरह के मैसेज को इंटरसेप्ट अगर कर भी ले तो वो डिक्रिप्शन कोड को जाने बिना इसे पढ़ नहीं पाएगा। इस व्यवस्था को क्रिप्टोग्राफिक सिक्योरिटी कहा जाता है। जैसा कि आप जान चुके हैं कि क्वांटम क्रिप्टोग्राफी मैसेजेस या सिग्नल्स को सुरक्षित करने के लिए क्वांटम फिजिक्स का इस्तेमाल करता है। इसके तहत QKD यानी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन तकनीक का इस्तेमाल होता है। ये टेक्नोलॉजी पहले की पारंपरिक तकनीक से बहुत अलग है। पारंपरिक क्रिप्टोग्राफिक तकनीक में किसी मैसेज को एन्क्रिप्ट या लॉक करने के लिए एक सीक्रेट कोड का इस्तेमाल किया गया है, जिसे केवल मैसेज को हासिल करने वाला ही डिक्रिप्ट कर पाता है, क्योंकि सीक्रेट कोड केवल उसे ही पता है। लेकिन सोचिए कि अगर कोई ट्रांसमिशन के दौरान छिपकर कोड को सुन रहा हो तो क्या होगा। तब मैसेज के बारे में उसे भी पता चल जाएगा और मैसेज की सुरक्षा खत्म हो सकती है। क्वांटम फिजिक्स अलग अलग तरीकों से छिपकर सुनने का न केवल खतरा टालता है बल्कि छिपकर सुनने की घटना का खुलासा भी करता है। इसके लिए यह 2 टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करता है। पहला है क्वांटम मेजरमेंट। इसके तहत की या कुंजी के बारे में जानकारी प्रकाश के सब एटॉमिक पार्टिकल फोटॉन में एनकोड की जाती है। ट्रांसमिशन के दौरान अगर कोई इसे इंटरसेप्ट करके मापता है तो फोटॉन की स्थिति खुद ब खुद बदल जाएगी और दोनों साइड के लोगों को पता चल जाएगा कि इस की के साथ छेड़छाड़ की गई है। दूसरा तरीका है क्वांटम इंटेंगलमेंट या फिर क्वांटम उलझाव। इसमें 2 फोटॉन को आपस में उलझा दिया जाता है। जब 2 फोटॉन उलझे हुए होते हैं तो एक कण में कोई भी बदलाव तुरंत दूसरे कण को बदल देता है। इससे कोड अपने आप बदल जाता है। उम्मीद है कि आप इस टेक्नोलॉजी को समझ पाए होंगे। अब क्वांटम सैटेलाइट पर वापस आते हैं। दुनिया का पहला क्वांटम संचार उपग्रह मिसियस है। इसे चीन द्वारा 2016 में लॉन्च किया गया था। इसका नाम प्राचीन चीनी दार्शनिक मोजी के नाम पर रखा गया है। वहीं राष्ट्रीय क्वांटम मिशन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का एक कार्यक्रम है। इसका मकसद अगली पीढ़ी के संचार और रिमोट सेंसिंग सिस्टम्स के विकास में क्वांटम फिजिक्स के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अप्रैल 2023 में 6,000 करोड़ रुपए की कुल लागत से इस मिशन को मंजूरी दी थी। इसे 2023 से 2031 तक लागू किया जाना है।
जंग की सबसे बेहतरीन कला है कि बिना लड़े हुए ही दुश्मन को पस्त कर दो। यह बात करीब 500 ईस्वी पूर्व चीन के फेमस फौजी जनरल सुन जू ने द आर्ट ऑफ वॉर नाम की किताब में लिखी थी। चीन में इस किताब को आज भी वैसा ही माना जाता है जैसे भारत में चाणक्य नीति को। माना जा रहा है कि चीन जंग की इस कला के मुताबिक ही अपने पड़ोसी देशों के साथ व्यवहार करता है। कमजोर पड़ोसियों को कर्ज के जाल में फंसा लेता है और ताकतवर पड़ोसियों को विवादों में। अंग्रेजी अखबार द हिंदू के ताजे आंकड़ों की माने तो 2023 के आखिर तक दुनिया के द्विपक्षीय बाहरी कर्ज का 25% से ज्यादा हिस्सा अकेले चीन ने बांट रखा है। 2 दशक पहले तक यह शायद ही कभी पैसा उधार देता हो, मगर आज यह दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदाता बन गया है। 2 दशक पहले तक जापान दुनिया का सबसे बड़ा द्विपक्षीय कर्जदाता था। उसके बाद जर्मनी, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम का स्थान था। लेकिन 2 दशक पहले जैसे ही चीन ने इस बाजार में एंट्री की, पिछले 2 दशकों में इसके बाहरी कर्ज में तो भारी बढ़ोतरी हुई ही, साथ ही देशों द्वारा लिए गए द्विपक्षीय बाहरी ऋण की मात्रा में भी बहुत तेजी आई। 1973 से 2023 के बीच सभी देशों द्वारा लिया गया बकाया विदेशी कर्ज 49.5 बिलियन डॉलर से बढ़कर 741 बिलियन डॉलर हो गया है। इसी अवधि में चीन द्वारा दिया गया बकाया विदेशी कर्ज 1 बिलियन डॉलर से बढ़कर 193 बिलियन डॉलर हो गया। प्रतिशत के लिहाज से चीन द्वारा दिया बकाया कर्ज का हिस्सा 2003 तक 1% के आसपास था, जो 2013 तक बढ़कर 16.6% और 2023 तक 26% हो गया। 2023 के अंत तक पाकिस्तान पर चीन का 22 मिलियन डॉलर बकाया है। यह पाकिस्तान द्वारा लिए गए सभी द्विपक्षीय कर्ज का लगभग 60% है। गौर कीजिएगा कि जिन देशों को चीन ने कर्ज दिया था उनमें से कई देश वित्तीय संकट में थे, जो बाद में और भी बदतर होते चले गए या घोर वित्तीय संकट में आ गए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है लाओस और श्रीलंका। एशिया के सबसे गरीब देशों में से एक लाओस पर 2023 में चीन का 6 बिलियन डॉलर बकाया था, जो उसके द्विपक्षीय बाहरी कर्ज का 75% से अधिक था। लगातार उच्च मुद्रास्फीति, मुद्रा अवमूल्यन और धीमी ग्रोथ रेट के कारण देश की आर्थिक स्थिति बदहाल हो गई। मौका परस्त चीन ने इस मौके का फायदा उठाते हुए 2021 में अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत लाओस के साथ एक हाई स्पीड रेल लाइन का समझौता कर लिया। इसी तरह श्रीलंका पर चीन का 8 बिलियन डॉलर बकाया है। यह उसके द्विपक्षीय कर्ज का लगभग 50% है। जब अपने कर्ज को चुकाने के लिए श्रीलंका संघर्ष कर रहा था, तब उसने 2017 में अपने प्रमुख बंदरगाह हम्बनटोटा को चीन को सौंप दिया। ऐसा ही तेल उत्पादक देश अंगोला और मध्य अफ्रीकी देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के साथ हुआ। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो पर अपने द्विपक्षीय कर्ज का 88% चीन का बकाया है। यहाँ के 19 कोबाल्ट उत्पादक खदानों में से 15 चीनी कंपनियों के स्वामित्व में हैं या उनके द्वारा फाइनेंस किए गए हैं। इतना ही नहीं, 16 उप सहारा देशों पर चीन का 50% से ज्यादा बाहरी कर्ज बकाया है। इस तरह आज चीन दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदाता बन गया है। चीन के बाद जापान और नीदरलैंड का स्थान है, मगर 1973 और 1983 के अंत तक अमेरिका सबसे बड़ा कर्जदाता था। बाद में जापान ने अमेरिका को पछाड़ते हुए 1993, 2003 और 2013 के अंत तक शीर्ष कर्जदाता का स्थान लिया और अमेरिका द्वारा वसूले जाने वाला बाहरी कर्ज का हिस्सा 1973 में 36% से घटकर 2023 में मात्र 4% रह गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि द्विपक्षीय बाह्य कर्ज किसी देश का विदेशी सरकारों के प्रति उधार होता है। इसमें केवल द्विपक्षीय कर्ज को शामिल किया जाता है, न कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और बॉन्ड धारकों जैसी एजेंसियों से लिए गए कर्ज। वहीं बाह्य ऋण स्टॉक किसी देश द्वारा गैर निवासियों को दिया जाने वाला कर्ज है, जिसे मुद्रा, वस्तु या सेवाओं में चुकाया जाता है। इसमें सभी सार्वजनिक गारंटीकृत और निजी गैर गारंटीकृत लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कर्ज शामिल होते हैं। क्या आपके मन में कंफ्यूजन है कि आईएएस प्रिपरेशन को कैसे डेस्टिनेशन तक पहुंचाएं? तो जुड़िए यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स टू इंटरव्यू यानी P2I बैच से, जिसमें आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मौजूद। आप गांव में हैं या शहर में, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ आवर्स की लाइव ऑनलाइन कक्षाएं। और आपको पढ़ते समय कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो भी कोई बात नहीं, मेंटोरशिप प्रोग्राम का लाभ उठाइए और अपने मेंटोर से अपनी उलझन का समाधान पाइए। क्या मैं तैयार हूं? यदि इस सवाल का नहीं मिल रहा जवाब, तो टेस्ट सीरीज का मिलेगा फायदा। हर एक टेस्ट से तैयार होगा आपकी सफलता का ब्रिज। ऐसे और भी कई फीचर्स हैं इस कोर्स में, जिससे आपको हासिल होगी जीएस में महारत। सो जस्ट गो अहेड, आज ही जुड़िए हमसे, अमृत लाइव कोड का यूज कीजिए और एडमिशन लीजिए, करिए अपने सपने को साकार। आज अमूमन सभी लोगों को किसी न किसी काम के लिए इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। हाल ही में मोबाइल पर इंटरनेट की सबसे ज्यादा स्पीड को लेकर स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स जारी की गई।
दिलचस्प बात यह है कि इस इंडेक्स के टॉप 10 देशों में अमेरिका, जापान, भारत और जर्मनी जैसे प्रमुख देश शामिल नहीं हैं। इस लिस्ट में पहले 3 स्थान पर खाड़ी देश हैं। संयुक्त अरब अमीरात 441.89 एमबीपीएस की स्पीड के साथ इस लिस्ट में टॉप पर है। कतर 358 एमबीपीएस की मोबाइल इंटरनेट की स्पीड के साथ दूसरे और कुवैत तीसरे नंबर पर है। इस लिस्ट में एशिया के 5 देश हैं, अन्य 2 देश दक्षिण कोरिया और चीन हैं। वहीं अमेरिका मोबाइल डाउनलोड स्पीड के मामले में 13वें स्थान पर है। भारत की बात करें तो भारत की रैंकिंग में 1 स्थान का सुधार हुआ है। भारत इस लिस्ट में इस बार 25वें नंबर पर है। देश में मोबाइल इंटरनेट की स्पीड 100 एमबीपीएस के करीब है। पाकिस्तान में इसकी स्पीड 21 एमबीपीएस से भी कम है और वह लिस्ट में 97वें नंबर पर है। बांग्लादेश 28 एमबीपीएस की स्पीड के साथ 88वें नंबर पर है। हालांकि ब्रॉडबैंड के मामले में भारत की स्थिति नेपाल से भी बदतर है। भारत में इसकी स्पीड 63.55 एमबीपीएस है और वह 91वें नंबर पर है। नेपाल में जबकि इसकी स्पीड 71 एमबीपीएस के करीब है और वो 87वें नंबर पर है। इस लिस्ट में सिंगापुर 324 एमबीपीएस की स्पीड के साथ पहले नंबर पर है। एक डेटा के मुताबिक अक्टूबर 2024 तक दुनिया में कुल 5.52 बिलियन लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे थे। पिछले 12 महीनों में इंटरनेट यूजर्स की संख्या में 151 मिलियन की वृद्धि हुई है। भारत में 900 मिलियन से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं। यह चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑनलाइन बाजार है। आपको बता दें कि स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स ऊकला द्वारा जारी किया जाता है। यह अमेरिका के सिएटल में स्थित एक कंपनी है जो इंटरनेट स्पीड टेस्टिंग के साथ साथ इंटरनेट डेटा का विश्लेषण का काम करता है। शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू होने के कुछ ही देर बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। यह फैसला सरकार और विपक्ष के हंगामे के बीच लिया गया। सदन को स्थगित करने से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सांसदों को सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा कि किसी भी राजनीतिक दल, संसद सदस्य या सांसदों के समूह को संसद भवन के द्वार पर कोई धरना या प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। भारतीय संसद को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने का मतलब होता है बिना अगली बैठक की तारीख तय किए सत्र को अनिश्चितकाल के लिए रोक देना। जब लोकसभा या राज्यसभा का सत्र समाप्त हो जाता है और आगे की बैठक के लिए कोई दिन निर्धारित नहीं किया जाता तो इसे अनिश्चितकाल के लिए स्थगन कहते हैं। यह सत्रावसान से पहले का चरण होता है। दोनों में फर्क यह होता है कि सत्रावसान राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है जबकि सत्र स्थगित करने का अधिकार लोकसभा के मामले में अध्यक्ष और राज्यसभा के मामले में सभापति के पास होता है। सत्रावसान और नए सत्र को आहूत करने तक के समय को अवकाश कहते हैं। सत्रावसान का मतलब है सत्र का समाप्त होना, न कि विघटन होना। इसको ध्यान रखिएगा। विघटन केवल लोकसभा के मामले में होता है जब इसकी 5 साल की अवधि पूरी हो जाती है। राज्यसभा कभी भी विघटित या फिर भंग नहीं होती। संसद के सत्र के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 85 में प्रावधान है। संसद के किसी सत्र को बुलाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है। इस पर निर्णय संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा लिया जाता है जिसे राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक रूप दिया जाता है। भारत में कोई निश्चित संसदीय कैलेंडर नहीं है। इसके समय को लेकर संविधान के अनुच्छेद 85 में केवल इतना कहा गया है कि संसद के दोनों सत्रों के मध्य का अंतराल 6 माह नहीं होना चाहिए, यानी 6 माह से कम ही रहना चाहिए। परंपरागत तौर पर संसद के एक वर्ष में 3 सत्र आहूत किए जाते हैं: बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। सत्र को आहूत करने के लिए राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन को समय समय पर समन जारी करते हैं। आइए देखें आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है जजिया। मध्यकालीन भारत में जजिया एक प्रकार का टैक्स था। इसे इस्लामी शासकों द्वारा गैर मुस्लिम प्रजा से लिया जाता था। इसका मूल मकसद इस्लामी शरिया कानून के मुताबिक इस्लामी साम्राज्य में रहने वाले गैर मुसलमानों से आर्थिक सहयोग लेना था। बदले में उन्हें धार्मिक आज़ादी और साम्राज्य में सुरक्षा का आश्वासन दिया जाता था। एक लाइन में कहें तो इसे गैर मुस्लिम जनता से उनकी रक्षा और साम्राज्य में उनके अधिकारों की गारंटी के बदले लिया जाता था। आमतौर पर गरीबों, महिलाओं, बच्चों, बूढ़ों और धार्मिक पुजारियों को इससे छूट दी जाती थी। भारत में जजिया का पहली बार जिक्र 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी और उसके बाद दिल्ली सल्तनत के दौरान हुआ। फिर मुगल काल में इसे अधिक व्यवस्थित रूप में लागू किया गया। मुगल सम्राट अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाते हुए 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया था, लेकिन औरंगजेब ने 1679 में इसे फिर से लागू कर दिया। आइए देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। नीति आयोग ने SAFE सेफ यानी साइट एडजस्टमेंट फैक्ट्री एम्प्लॉय आवास
पर रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए सुरक्षित, सस्ती और लचीली आवास व्यवस्था की अहमियत पर जोर दिया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि के लिए ऐसे आवासों का होना बेहद जरूरी है। वहीं ऐसे क्षेत्रों को अलग श्रेणी के रूप में नॉमिनेट करके संपत्ति कर, बिजली और पानी के शुल्क में छूट दी जानी चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी 2024-25 के बजट में इस प्रकार के आवासों को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल योजना की घोषणा की थी। CCTNS सिस्टम ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। CCTNS यानी क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम एक केंद्रीकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसे गृह मंत्रालय के तहत 2009 में लॉन्च किया गया था। हाल ही में इसके तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 17,000 से ज्यादा पुलिस थानों को इस नेटवर्क में जोड़ा गया है। CCTNS अपराधी रिकॉर्ड, चार्जशीट, गिरफ्तारी की जानकारी और फॉरेंसिक जांच सहित कई सुविधाएं प्रदान करता है। यह प्रणाली पुलिस के कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए बनाई गई है। नए अपराध कानूनों के तहत इसमें कई बदलाव किए गए हैं, जैसे गिरफ्तारी के लिए वरिष्ठ अधिकारी की अनुमति और अपराध स्थल की वीडियोग्राफी इत्यादि। NIS यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्ध ने 567 व्यक्तियों को एक साथ वर्मम थेरेपी प्रदान कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। वर्मम थेरेपी सिद्ध चिकित्सा प्रणाली की एक पारंपरिक उपचार पद्धति है जो विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज में प्रभावी मानी जाती है। यह विशेष रूप से दर्द, चोटों और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के लिए तेजी से राहत देने के लिए प्रसिद्ध है। आपको बता दें, वर्मम से जुड़ी एक मार्शल आर्ट विधि भी है जिसे वर्मा कलाई के नाम से जानते हैं। यह एक वैज्ञानिक रूप से आधारित उपचार पद्धति है जिसका उपयोग स्ट्रोक, आर्थराइटिस और लंबी बीमारियों के इलाज में होता है। मणिपुर सरकार ने बताया है कि केंद्र सरकार ने मणिपुर में फिर से प्रोटेक्टेड एरिया परमिट लागू कर दिया है। इसके अलावा मिजोरम और नागालैंड में भी इसे लागू किया जाएगा। ये तीनों ही राज्य म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। यह कदम सुरक्षा चिंताओं और पड़ोसी देशों से अवैध प्रवास को रोकने के लिए उठाया गया है। इसके अलावा मणिपुर ने म्यांमार से आने वाले अवैध प्रवासियों को राज्य में चल रहे संघर्ष का मुख्य कारण बताया। आपको बता दें कि 13 साल पहले इसे हटाया गया था, लेकिन अब इसे फिर लागू कर दिया गया है, जिसके चलते विदेशी नागरिकों को इन क्षेत्रों में जाने के लिए सरकार से विशेष अनुमति लेनी होगी। हालांकि गृह मंत्रालय ने भी अभी तक नए बदलावों को अधिसूचित नहीं किया है। भारत 2025 में 12वें विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करने जा रहा है, जिसे अगले साल जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। यह पहली बार होगा जब यह प्रतियोगिता भारत में आयोजित होगी। यह चौथी बार है जब इसका आयोजन एशिया में किया जा रहा है। इससे पहले ये आयोजन 2015 में दोहा, 2019 में दुबई और 2024 में कोबे में आयोजित किया गया था। इसके अलावा पहली बार विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स भी 11 से 13 मार्च तक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ही आयोजित की जाएगी, जिससे भारत में एक तरफ पैरा खेलों की स्थिति मजबूत होगी और दूसरी तरफ 2028 लॉस एंजल्स पैरा ओलंपिक की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। आइए जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्न। पहला सवाल है, दुनिया का पहला क्वांटम संचार उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया गया? फ्रांस, अमेरिका, चीन या फिर रूस? अगला सवाल है, 2025 में 12वें विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन करेगा? श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान या फिर कतर? आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने कौन से सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला प्रश्न था, गंगा नदी डॉल्फिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। यह गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना नदी प्रणालियों में पाया जाता है। इसे IUCN द्वारा एंडेंजर्ड कैटेगरी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3? सही जवाब है तीनों कथन सही हैं, यानी विकल्प डी। अगला प्रश्न था, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र किस मंत्रालय के अधीन है? पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय? सही जवाब है विकल्प बी, यानी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे पूरे हफ्ते के कंपाइलेशन के साथ आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। आज पूछे गए सवालों के जवाब भी कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।